हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी पहली प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग भारत में औपनिवेशिक शासन के विभिन्न चरणों तथा इन विभिन्न चरणों में औपनिवेशिक शासन के स्वरूप, इसके द्वारा अपनाई गई नीतियों, इनका प्रभाव, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस विषय को सबसे पहले समझना इसलिए जरूरी है ताकि ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों, उन नीतियों को लागू करने के उद्देश्य, उनके प्रभाव आदि को समझने में आसानी हो सके। इसलिए मैंने सबसे पहले इस विषय को चुना है। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम कुछ तथ्यों और विश्व स्तर पर घटित कुछ घटनाक्रमों की जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले, ताकि इस विषय को समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहली बात कि उपनिवेशवाद क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है। तो अगर सामान्य अर्थों में हम देखें तो जब एक शक्तिशाली देश एक कमजोर देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, अर्थात उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तथा उस कमजोर देश के संसाधनों का अपने हितों के लिए उपयोग करता है, तब वह कमजोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। और उपनिवेश बनाने की जो यह संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, यह उपनिवेशवाद कहलाती है। तो इस प्रकार जब कोई देश किसी शक्तिशाली देश का उपनिवेश बन जाता है तो शोषण का एक सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, जो उपनिवेशवाद है वह साम्राज्यवाद का ही एक घटक है, अर्थात उपनिवेशवाद के तहत उपनिवेश बसा करके साम्राज्य विकसित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14वीं-15वीं सदी में यूरोप में एक आर्थिक विचारधारा का विकास हुआ। यह जो विचारधारा थी वह वाणिज्यवाद या वणिकवाद के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, मुद्रा प्रणाली का प्रचलन और बैंकिंग व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तो इन सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव से इस विचारधारा का सूत्रपात यूरोप में हुआ, वाणिज्यवाद या वणिकवाद। इस विचारधारा के तहत यूरोप के सभी राष्ट्रों का एक लक्ष्य उन लोगों ने निर्धारित किया कि वे दूसरे देशों के सोने चांदी को अपने देश में ला करके उसका वो संचय करना शुरू किए। अनुकूल और संतुलित व्यापार की नीति अपनाई गई। इसके अंतर्गत अपने देश के अधिकाधिक उत्पादों का दूसरे देशों में निर्यात करना और दूसरे देशों से कम उत्पाद जो है सो अपने देश में आयात करना, इस नीति का अनुसरण शुरू हुआ। इसके लिए औद्योगिक प्रतिबंधों का भी सहारा लिया गया, अर्थात अपने देश से निर्यात को बढ़ावा दिया गया और दूसरे देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाए गए। इसी के साथ साथ नवीन व्यापारिक मंडियों एवं उपनिवेशों की स्थापना की संकल्पना विकसित हुई, ताकि अपने देश के उत्पादों को अधिकाधिक दूसरे देशों में भेजा जा सके। आगे देखें। अब विश्व स्तर पर माने 15वीं सदी के मध्य में यूरोप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, एक घटना घटी कि उस्मानी साम्राज्य जो था, तुर्की का इस्लामिक राष्ट्र था, इसने 1453 में तुर्की ने क्या किया कि कस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, इस पर तुर्की ने अधिकार कर लिया। अब नतीजा ये हुआ कि यूरोप का एशियाई देशों के साथ जो स्थलीय मार्ग से व्यापार होते थे, उन व्यापारिक मार्ग जो है सो वे व्यापारिक मार्ग जो है सो बंद हो गए और यूरोप का एशियाई देशों के साथ व्यापार जो था वो लगभग अवरुद्ध हो गया। ऐसी स्थिति में पुर्तगाल का जो है सो एक व्यापारी था या नाविक, वास्को डी गामा था। इसने
समुद्री मार्ग के रास्ते अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे होते हुए यह दक्षिण अफ्रीका स्थित उत्तमासा अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, यहाँ पहुँचा और यहाँ से अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे होते हुए यह जो है सो भारत में कालीकट में पहुँच जाता है। यहाँ एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, इसकी सहायता से उसने जो कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, उससे उसका संपर्क स्थापित होता है और जमोरिन से जो है सो व्यापार का अधिकार जो है सो वास्को डी गामा को प्राप्त हो जाता है। वास्को डी गामा भारत से भारत के कई सारे उत्पादों को लेकर के वापस समुद्री मार्ग का अनुसरण करते हुए पुर्तगाल पहुंचता है। तो दोस्तों, इस भारतीय उत्पाद के लिए उत्पाद को बेचने पर उसे काफ़ी मुनाफा मिलता है। तो ये जो घटना थी, भारत के साथ जो समुद्री मार्ग की खोज हुई वास्को डी गामा के द्वारा, यह जो है सो काफ़ी क्रांतिकारी घटना साबित हुई यूरोप के लिए। और यूरोप के अन्य व्यापारी भी इस समुद्री मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत पहुंचने लगे और भारत के साथ व्यापार शुरू हुआ। अब देखते हैं आगे कि दोस्तों, अब ये जो समुद्री मार्ग से जो व्यापार होते थे, इसमें काफ़ी जोखिम था। तो किसी भी व्यापारी के लिए अकेले या व्यक्तिगत स्तर पर व्यापार के लिए आना और सामान खरीद कर ले जाना काफ़ी जोखिम भरा था। तो ऐसे स्थिति में ज्वाइंट स्टॉक निजी कंपनियां, व्यापारिक कंपनियों की स्थापना होने लगी। वैसे तो इस विषय पर मैं अलग से वीडियो प्रस्तुत करूंगा, आपके समक्ष अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करूंगा। तो आप जान लें कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो एक संयुक्त पूंजी वाली निजी व्यापारिक कंपनी थी और कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। व्यापारिक एकाधिकार इसलिए, अर्थात इसका अभिप्राय यह था कि इंग्लैंड के अन्य व्यापारी जो है वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भारत के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो यहाँ से भारत के साथ इंग्लैंड के व्यापार का सिलसिला प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रारंभ पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक अर्थों में भारत में उपनिवेशवाद की जो शुरुआत है वह 23 जून 1757 में प्लासी युद्ध के बाद मानी जाती है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई। जैसा कि आपको पता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और अंत में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। तो इस युद्ध के बाद अंग्रेज जो थे वो बंगाल में परोक्ष रूप से एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उन्होंने स्वयं को स्थापित किया। वैसे उन्होंने विजय के बावजूद बंगाल का शासन अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया और मीर जाफर को जो है सो शासक बनाया, जो उनका कठपुतली था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया गया। तो इस तरह से बंगाल के नवाब पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया और जो दीवानी जो विभाग था बंगाल का, उस पर इनका नियंत्रण स्थापित हुआ। अर्थात बंगाल के राजस्व प्रणाली पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो 1757 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति तक, कुल 180 वर्षों में भारत में अंग्रेजी शासन का जो स्वरूप था वह औपनिवेशिक शोषण का था। भारत में एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ समझें कि भारत में आर्थिक शोषण की यह प्रणाली उस समय स्थापित हुई थी जब ब्रिटेन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के युग में प्रवेश कर चुका था। भारत में अभी भी मध्यकालीन परंपराएं थी, जबकि ब्रिटेन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। तो भारत का जो शोषण हुआ वस्तुतः वह ब्रिटिश पूंजी के द्वारा किया गया शोषण था। तो इस 180 वर्षों में शोषण का स्वरूप बदलता रहा।
यह बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रमों का परिणाम था, यह जिसमें जो है सो ये शोषण का स्वरूप बदलता रहा। उसके अनुरूप ब्रिटिश शासन की नीतियों में भी परिवर्तन होता रहा। तो आइए इन्हें देखते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हम लोग 3 चरणों में बांट करके देख सकते हैं। जो पहला चरण है वह बणिक पूंजीवाद का चरण कहलाता है। तो 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य का जो चरण है वह बणिक पूंजीवाद का चरण कहलाता है। दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहलाता है। यह 1813 ईस्वी से 1860 ईस्वी के मध्य का चरण है। और तीसरा चरण वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहलाता है और यह 1860 से 1947 ईस्वी के बीच का चरण है। तो आइए इन प्रत्येक चरणों को हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बणिक पूंजीवाद के चरण पर चर्चा करते हैं। 1757 से 1813 ईस्वी के मध्य का चरण था ये। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बणिकवादी सिद्धांतों से प्रेरित होकर के भारत में व्यापार के लिए आई थी। तो उस समय इसके 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना तथा दूसरा था कि राज सत्ता पर अधिकार या नियंत्रण करना। अब प्रश्न है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार क्यों प्राप्त करना चाहती थी। तो इसके प्रथम लक्ष्य का जो औचित्य था वह यह था कि भारतीय उत्पादों के लिए वह भारत में क्रेता बाजार की स्थापना करना चाहती थी ताकि इससे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अर्थात कि भारतीय उत्पादों का एकमात्र खरीदार कंपनी ही हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारतीय उत्पादों का एकमात्र खरीदार बने। इससे उनको अपनी शर्तों पर, अपने मूल्य पर सामान उसको उपलब्ध हो सकते थे अगर अन्य कोई खरीदार जो है सो भारत में ना रहे तो। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 मुख्य प्रतिद्वंदी थे इस राह में। ये कौन कौन थे, इसे आइए देखते हैं। तो जो ये 3 मुख्य प्रतिद्वंदी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसमें इंग्लैंड के अन्य व्यापारी थे, दूसरा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के व्यापारी थे। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के व्यापारी भी भारत से व्यापार के लिए आने लगे और भारत के जो मूल व्यापारी थे वह भी अपने उत्पादों को लेकर के जो है सो यूरोप जाते थे। तो ये 3 मुख्य प्रतिद्वंदी थे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को राजनीतिक और आर्थिक हथकंडा अपना करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार के लिए ब्रिटेन की महारानी से एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया कि अन्य कोई भी इंग्लैंड का दूसरा व्यापारी या कोई भी व्यापारिक संगठन भारत से व्यापार नहीं करेगा और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत से व्यापार का एकाधिकार है। अन्य यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस और हॉलैंड के व्यापारी भी भारत से व्यापार करते थे। तो इनको जो है सो इस व्यापार से अलग करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ सैनिक युद्ध लड़े और विशेष करके कर्नाटक के 3 प्रमुख युद्ध, इन युद्धों में उन्होंने फ्रांस की चुनौती को जो है सो भारत से समाप्त कर दिया और उनको जो है सो भारतीय व्यापार से फ्रांसीसी व्यापारियों को अलग कर दिया। जहाँ तक भारतीय व्यापारियों की बात है तो इनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति सुदृढ़ की, अर्थात समुद्र में इनकी शक्ति जो है सो काफ़ी सुदृढ़ थी। तो भारतीय व्यापारी अब समुद्र के रास्ते जो है सो अपना व्यापारिक माल लेकर के यूरोपीय देशों की तरफ नहीं जा सकते थे। तो नौसैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया और क्षेत्रीय राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार उन्होंने भारतीय व्यापारियों को भी इस व्यापार से अलग करने का प्रयास किया और इसमें वे सफल हुए। आगे बढ़ें। अब जो दूसरा लक्ष्य था
कि भारत में राजसत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने का जो लक्ष्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसका औचित्य यह था कि भारतीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड का कोई भी उत्पाद जो था वो उपयुक्त नहीं था। अर्थात इंग्लैंड में जो भी प्रोडक्शन होते थे, जो जो वस्तुएं बनती थी, उनकी मांग जो है सो भारत में नहीं थी। अतः भारतीय उत्पाद को खरीदने के लिए उनको जो है सो इंग्लैंड से काफ़ी मात्रा में सोना चांदी भारत लाना पड़ता था। और जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि यह जो सोना चांदी लेकर के इंग्लैंड के सोना चांदी को भारत में ला करके देना, यह बनिकवादी सिद्धांतों के प्रतिकूल था, क्योंकि बनिकवादी सिद्धांतों के अनुसार दूसरे देशों से सोना चांदी अपने देश ला करके उनका संचय करना था। तो चूंकि उनका कोई उत्पाद भारत में उपयुक्त नहीं था, इसलिए वे सोना चांदी ला करके देते थे और खरीद करके ले जाते थे भारतीय माल को। अतः राजनीतिक विजय द्वारा भारतीय राजस्व को प्राप्त कर इसी से भारतीय उत्पादों को खरीदने एवं ब्रिटेन भेजने की नीति अपनाई गई। अतः भारतीय उत्पाद जो थे उनको खरीदने के लिए उन्होंने लक्ष्य स्थापित किया, कि लक्ष्य बनाया कि किसी तरह से भारत के राजस्व पर जो है सो वो नियंत्रण करें और भारतीय राजस्व से ही भारतीय सामान को खरीद करके वह उसे यूरोप ले जाएं। इसके अतिरिक्त जो अन्य यूरोपीय देश थे, व्यापारिक संगठन थे, उनके विरुद्ध अपने सैन्य संसाधनों को भी इनको मजबूत करना था। इसके लिए भी इनको धन की ज़रूरत थी। तो इसलिए भी ये जो है सो भारतीय राजसत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने का लक्ष्य इन्होंने अपनाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी को प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, परिवहन एवं संचार, कृषि उत्पादन की पद्धति, व्यापारिक प्रबंधन एवं आर्थिक संगठन, शिक्षा व्यवस्था, इन किसी भी क्षेत्रों में उनको किसी भी प्रकार के मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो बनिक पूंजीवाद का जो चलन था 1813 ईस्वी तक, इन क्षेत्रों में कंपनी ने कोई भी कार्य नहीं किया। जो थोड़े बहुत परिवर्तन किए भी गए वे राजस्व एवं न्यायिक प्रणाली में किए गए, और वह भी इसे कुशल बनाने के लिए, ताकि उनको राजस्व की प्राप्ति आसानी से होती रहे। आगे बढ़ें। अब बनिक पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, तो बनिक पूंजीवाद के चरण में जो नीतियां अपनाई गई, उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत में सबसे पहले हम लोग भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर, इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत अभी भी मध्यकालीन परंपराओं में, भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यकालीन परंपराओं पर आधारित थी, और भारत के जो भी उद्योग थे वो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे। मशीनों का जो है सो मशीनों से कोई लेना देना नहीं था, कारीगर थे। तो कंपनी की इस अवधि की नीतियों के साथ भारत के शोषण का सिलसिला प्रारंभ होता है। व्यापारिक एकाधिकार की नीति से कारीगरों का शोषण प्रारंभ हुआ। कंपनी ने शिल्पकारों, विशेषकर बुनकरों, जो कंपनी के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर निर्धारित मात्रा में माल तैयार करने के लिए बाध्य हो गए। इसके लिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया, कि उसने क्रेता बाजार की स्थापना की, कि भारतीय उत्पादों का एकमात्र खरीदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो अब जो बुनकर थे या कारीगर थे जो भारत के, वह कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर और कंपनी की शर्तों पर माल तैयार करने के लिए बाध्य हुए। इसके लिए जो शिल्पकार थे, कारीगर थे, उनका कानूनी एवं कानूनेतर, कानून से परे हट करके मारपीट का भी सहारा लिया गया और उनका उत्पीड़न किया गया। उत्पीड़न इतना भयंकर था कि कारीगर अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़ करके कृषि की ओर उन्मुख हुए। अर्थात जो कारीगर अपना जो पैतृक व्यवसाय करते थे, कपड़ा बुनते थे या विभिन्न प्रकार की शिल्पकारी करते थे, उसको छोड़ दिए और कृषि की ओर बढ़े, कि कृषि करके अपना जीविकोपार्जन करने का प्रयास करने लगे।
नतीजतन भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का सिलसिला इस अवधि में प्रारंभ हुआ और भारत के विऔद्योगिकीकरण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया इससे शुरू हो गई। इस चरण में आगे बढ़ें। अब कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव हुआ, तो कृषि अर्थव्यवस्था भी इस काल में चरमरा गई। एक तरफ से हस्तशिल्पों के पतन के कारण कृषि भूमि पर दबाव बढ़ा। जहां अगर एक खेत पर अगर 10 लोग काम करते थे वहां 20 लोग आ गए। दूसरी तरफ कंपनी ने ऊंचे भू राजस्व दरों पर लगान की वसूली प्रारंभ कर दी, क्योंकि उनको अधिकतम राजस्व चाहिए था ताकि वे भारतीय उत्पाद को यहाँ से खरीदें और उसी उत्पाद को ले जाकर के ब्रिटेन में बेच करके दोहरा मुनाफा कमाएं। तो ऊंचा से ऊंचा उन्होंने भू राजस्व दर वसूला, लगान निर्दयता से वसूले जाने लगे। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ लगान का। उस समय तक बंगाल में लगान बढ़ता रहा। अस्थायी बंदोबस्त में भी लगभग 34 लाख पाउंड का लगान निर्धारित किया गया, जो काफी ज्यादा था। इस विषय पर ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था पर मैं अलग से अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करूंगा। तो इससे क्या हुआ, उच्च दरों पर लगान वसूलने के कारण कृषकों की दरिद्रता बढ़ी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ने लगी। अर्थात लगान को चुकाने के लिए किसान जो है सो महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य हुए, इसलिए ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। भूमि का हस्तांतरण हुआ, अर्थात जो किसान कृषक लगान नहीं दे पाता था उनकी भूमि जब्त करके किसी दूसरे को बेच दी जाती थी और इस प्रकार कृषि विकास की संभावनाएं समाप्त हो गई। तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र में ये असंगतियां उत्पन्न हुई। कृषकों की दरिद्रता बढ़ी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, भूमि का हस्तांतरण बढ़ा और कृषि विकास की संभावनाएं समाप्त हो गईं। तो इस चरण में कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले ये प्रभाव थे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी चरण में भारत से धन निकास का प्रारंभ शुरू हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारतीय धन का भारत से निकास शुरू हुआ। इस चरण में भारत से धन का निकास का सिलसिला प्रारंभ हुआ। कृषि क्षेत्र में भी लगान के माध्यम से होने वाले लूट के अतिरिक्त लूट के अन्य तरीके भी अपनाए गए, जैसे कंपनी के व्यापार के समानांतर और कभी कभी इसकी कीमत पर कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करने लगे। कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंगाल के अंदर एवं बाहर स्थानीय राजाओं, जमींदारों आदि से उपहार तथा रिश्वत के रूप में धन प्राप्त करने लगे और इस धन को वे इंग्लैंड भेजने लगे। भारत से निकलने वाले इस धन के बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार वणिकवादी पूंजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चरण जो है उपनिवेशवाद का, वह है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। 1813 ईस्वी से 1860 ईस्वी के मध्य का चरण है ये। अब दोस्तों 19वीं सदी के आरंभ तक अन्य उपनिवेशों से प्राप्त पूंजी एवं नई मशीनों के आविष्कार के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 19वीं सदी के आरंभ में। अतः ब्रिटेन में एक नए और मजबूत औद्योगिक वर्ग का विकास हुआ। इस वर्ग के लिए उपनिवेशों का जो महत्व था वह कच्चे माल के स्रोत और विनिर्मित माल के बाजार के रूप में था। अर्थात इंग्लैंड के जो नवोदित जो उद्योग थे उनको कच्चे माल की जरूरत थी और साथ ही साथ जो उद्योगों के जो उत्पाद थे, जो प्रोडक्शन होते थे उद्योगों से, तो उनके खपत के लिए बाजार की जरूरत थी। तो उपनिवेश अब इसके पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत के विनिर्मित माल को, जो प्रोडक्शन होते थे, माल बनते थे, उसको ले जाकर के यूरोप में बेचती थी। लेकिन अब जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई तो इंग्लैंड में जो उद्योग स्थापित हुए उनके लिए अब कच्चे माल की जरूरत थी
और जो तैयार माल थे उद्योगों के, उनके लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो उपनिवेशों का जो महत्व था अब वह कच्चे माल के स्रोत के रूप में उभर करके सामने आया और विनिर्मित माल के बाजार के रूप में सामने आया। अतः वैचारिक संघर्ष हुए। वणिकवादी पूंजीवाद और औद्योगिक पूंजीवाद के समर्थक हिमायती लोग थे, उनमें काफ़ी वैचारिक संघर्ष हुआ और अंत में जो है सो औद्योगिक वर्ग का वर्चस्व स्थापित हुआ। नतीजा हुआ कि अब तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में नीति थी उसके अनुसार शासन के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। आइए देखते हैं ये परिवर्तन क्या थे। 1813 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय के व्यापार पर जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रखा गया और चीन के साथ होने वाले व्यापार पर उनका एकाधिकार था। बाकी किसी भी वस्तु के व्यापार पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया 1813 के अधिनियम के द्वारा। भारत से जो विनिर्मित माल के ब्रिटेन में निर्यात को निरुत्साहित करने के लिए उच्च शुल्क आरोपित किए गए। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का जो प्रोडक्शन था, तैयार माल थे, उनको अगर लेकर के जब जाती थी तो उस पर चुंगी ज़्यादा से ज़्यादा लगाया गया ताकि ये माल जो है सो ब्रिटेन में काफ़ी उच्च कीमत पर बिके। तो निर्यात को इससे निरुत्साहित किया गया, चुंगी उच्च शुल्क आरोपित करके, जबकि कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। अर्थात ब्रिटेन से अगर कच्चा माल जैसे कपास, कोयला या फिर खाद्यान्न अगर जो है सो यूरोप को निर्यात किए जाते थे तो उस पर कम या नगण्य शुल्क लगाए गए ताकि इनका निर्यात जो है सो प्रोत्साहित हो भारत से यूरोप के लिए, ब्रिटेन के लिए। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के औद्योगिक उत्पादों के भारत में आयात पर कम या नगण्य शुल्क अधिरोपित किए गए ताकि भारत में ये सामान जो है सो ब्रिटेन के उद्योगों के जो सामान हैं वह उनका मूल्य जो है सो काफ़ी कम रहे और उनकी बिक्री हो सके। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये दूसरा चरण था औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, तो इसमें कुछ चुनौतियां भी उभर करके सामने आई। भारत के शोषण के इस नए रूप ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष कुछ चुनौतियां एवं आवश्यकताएं भी उत्पन्न की। जैसे ब्रिटेन से आयातित माल, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, जो माल आता था, उसको देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने तथा कच्चे माल को देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित कर बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए यातायात साधनों के विकास की आवश्यकता थी। साथ ही साथ इन यातायात मार्गों की सुरक्षा की भी आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः इस अवधि में अर्थात औद्योगिक पूंजीवादी जो चरण था, इस अवधि में परिवहन प्रणाली का विकास किया गया। दूसरा कि इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तो कानून एवं प्रशासन के निर्माण एवं विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया इस काल में, इस चरण में। आगे बढ़े। प्रशासन के बढ़ते हुए कार्यों तथा व्यापारिक संगठनों तथा संस्थानों के लिए शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता हुई। इसलिए इस अवधि में नई शिक्षा नीति लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई। इस पर भी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। चौथा कि इंग्लैंड के उत्पादों की खपत के लिए अब सांस्कृतिक रूप से भारतीयों का जो है सो रूपांतरण करना था। तो भारतीयों के सांस्कृतिक रूपांतरण के लिए इस चरण में भारत से ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर के लोगों को ब्रिटेन की संस्कृति के अनुसार ढालने का प्रयास आरंभ हुआ। अर्थात ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन सुनिश्चित किया गया इस चरण में। इसी प्रकार प्रशासनिक आर्थिक आवश्यकताओं ने टेलीग्राफ, डाक तार, इस तरह की संचार साधनों को प्रोत्साहन इस काल में दिया गया।
तो ये कुछ चुनौतियां और आवश्यकताएं जो है सो इस चरण की थी। आगे बढ़ते हैं। अब औद्योगिक पूंजीवादी चरण की नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा इंडिया पर, भारत पर। तो सबसे पहले भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को देखें तो इस चरण में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का योजनाबद्ध तरीके से विनाश प्रारंभ हुआ। भारतीय उत्पाद पहले विश्व बाजार से हटा तथा इस चरण में अब घरेलू बाजार से भी इसे समाप्त किया जाने लगा। अर्थात भारत में माने ब्रिटिश उद्योगों के उत्पाद जो है सो इतने भर दिए गए और जो भारतीय उत्पादों से उन्हें सस्ता कर दिया गया, तो नतीजा हुआ कि भारतीय जो उत्पाद थे, हस्तशिल्प उत्पाद थे, अब उनका बाजार भी भारत से भी छिन गया। भारत अब कच्चे माल का निर्यातक बनकर मात्र रह गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत से खाद्यान्न एवं अन्य कच्चे माल का ब्रिटेन को निर्यात भारत में अकाल की स्थिति पैदा करते हुए की गई। भारत में अकाल भले पड़ जाए लेकिन खाद्यान्न जो है सो ब्रिटेन को निर्यात किए जाने लगे। तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग इस अवधि में पूरी तरह से नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। आगे बढ़ें। अब कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इस चरण में योजनाबद्ध तरीके से जो हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का जो है सो प्रयास किया गया था, तो कारीगरों का स्थानांतरण कृषि की ओर काफ़ी तीव्रता से होने लगा। नतीजतन कृषि भूमि पर दबाव बढ़ा और उच्च लगान दरों के कारण कृषि क्षेत्र की विसंगतियां जो थी, जो पहले जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले चरण में की थी, वह इस चरण में और अधिक तीव्र हो गई। कृषकों की दरिद्रता बढ़ी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, भूमि का हस्तांतरण हुआ और भूमि कृषकों से निकल करके महाजनों के हाथों में जो है सो जाने लगी, जिनका कृषि से कोई लेना देना नहीं था। कृषि उनके लिए लाभ का जो है सो बस एक माध्यम था कि जो ज़्यादा बोली लगा करके लगान देगा, भूमि उसको दी जाएगी। लेकिन इस चरण में एक विरोधाभास भी सामने नजर आता है। यह विरोधाभास था कि जिस तरीके से भारतीय हस्तशिल्पों एवं कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा था, उससे लोगों की क्रय शक्ति घट रही थी। तब प्रश्न यह है कि अगर इंग्लैंड से कोई उत्पाद जो है सो भारतीय बाजार में लाया जाता है और भारतीयों की क्रय शक्ति अगर नहीं है, कम है या समाप्त कर दी जाती है, तो फिर उन उत्पादों का बाजार भी खत्म हो जाएगा। अतः जो जिस तरीके से ये शोषण किया जा रहा था, इससे इंग्लैंड के उत्पादों की मांग जो है सो भारत में प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो गया। नतीजा हुआ कि अब जो है सो लगान की मात्रा कम करने, सिंचाई सुविधाओं का विकास करने, फसलों की किस्म सुधारने, इनकी नीति जो है सो इस चरण में अपनाई गई। वकालत की गई कि जो है सो ऐसा करके जो है सो भारत में कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े। लेकिन सरकार के विस्तृत प्रशासनिक ढांचे के बढ़े हुए प्रशासनिक व्यय के कारण, जो प्रशासनिक ढांचा बढ़ा था तो व्यय भी जो है सो सरकार का बढ़ा था। तो ऐसी स्थिति में इस दिशा में भी गंभीर प्रयास नहीं किए जा सके और जहां कहीं भी ऐसा किया गया वहां भू राजस्व को बढ़ा करके अधिशेष को हड़प लिया गया। आगे बढ़ें। अब हम वित्तीय पूंजीवाद के चरण पर चर्चा करेंगे, जो 1860 से 1947 के मध्य का चरण है। तो दोस्तों 1850 के दशक में दो प्रमुख घटनाएं घटित हुई। पहला 1857 का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला को भारत में हिला दिया। अतः ऐसे विद्रोह की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कि दोबारा ऐसे विद्रोह नहीं हो, साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी इसके पूर्व के चरणों की, उसका परित्याग कर दिया गया तथा भारत का शासन पूरी तरह से कंपनी के हाथों से निकल करके सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। अब तक कंपनी जो है सो ब्रिटिश सरकार का एजेंट के रूप में जो है सो भारत में शासन करती थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन जो है सो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। दूसरा,
कि औपनिवेशिक लूट इंग्लैंड के साथ साथ अन्य विकसित देशों में भी पूंजी अतिरेक सरप्लस उत्पन्न कर दिया। पूंजी काफ़ी एकत्र हो गई यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी, ब्रिटेन के साथ साथ। तो इस सरप्लस पूंजी को उन्हीं देशों में निवेश करना कम लाभप्रद था। अतः उपनिवेशों में पूंजी निवेश को आकृष्ट करने हेतु इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया गया। अब जो शोषण के द्वारा यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी जो माने पूंजी का जो है सो सरप्लस पूंजी आ गई थी, उसको जो है सो उपनिवेशों में निवेश करने का जो है सो की संकल्पना विकसित हुई। और साथ ही साथ यह पूंजी जब निवेश हो रहा है उपनिवेशों में, तो जब तक शासन मजबूत नहीं रहेगा तो वह पूंजी, निवेशित पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसीलिए उपनिवेशों में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने का प्रयास आरंभ हुआ इस चरण में। इस प्रकार इस अवधि में वित्तीय पूंजीवाद का चरण प्रारंभ हुआ और जो निवेश हुआ वह निम्न क्षेत्रों में निवेश हुआ। आप देखें, सरकारी कर्ज के रूप में, अर्थात सरकार को कर्ज देने के लिए जो है सो पूंजी निवेश किए गए। रेलों का विस्तार करने में, सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने में, बागान उद्योगों, चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि बागान जो है सो उस समय लगाए गए, उनको विकसित करने में, ताकि जो है सो कच्चे माल जो है सो उद्योगों को मिल सके। कोयला खनन एवं बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकों के क्षेत्र में, तो ये जो है सो इस चरण में इन विभिन्न क्षेत्रों में जो है सो ये यूरोपीय राष्ट्रों की पूंजी का निवेश शुरू हुआ। लेकिन निवेश का बड़ा हिस्सा क्राउन के अधीन सरकारी ऋणों के रूप में हुआ। अर्थात जो पूंजी निवेशित हुई ब्रिटेन की या अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की, तो उसमें जो है सो सरकारी ऋण काफ़ी मात्रा में सरकार ने, इंग्लैंड की भारतीय सरकार ने ऋण जो है सो सरकारी ऋण के रूप में काफ़ी पूंजी लिया। यह ऋण उन कार्यों के लिए था जिनका भारत और इसकी जनता के विकास से कोई संबंध नहीं था। रेल मार्गों के निर्माण में लाभ की गारंटी व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अंतर्गत 5% का लाभ ब्रिटिश पूंजी निवेशकों को दिया गया, चाहे रेलवे को घाटा ही क्यों न हुआ हो। तो यह जो है सो लाभ की गारंटी थी कि रेलवे में अगर पूंजी निवेश आप करते हैं तो आपके निवेश पर 5% का लाभ हर हाल में आपको दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में गारंटी नहीं थी, जैसे सिंचाई, उनमें निवेश कम हुआ या नगण्य हुआ। इस प्रकार निवेशित राशि पर निवेशकों को लाभांश प्राप्त होता रहा। आगे बढ़ें। अब इस काल में बड़े पैमाने पर हुए निवेश को सुरक्षित एवं कुशल बनाने हेतु कई परिवर्तन किए गए। जैसे बैंकिंग व्यवस्था का विकास किया गया, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। यह निजी क्षेत्र में था। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना निजी क्षेत्र में हुई थी और निजी क्षेत्र में होते हुए भी इसे मुद्रा जारी करने, मुद्रा विनिमय और सरकारी बैंक व्यवस्था आदि का कार्य इसे सौंप दिया गया था। 1920 में मुद्रा जारी करने एवं व्यापारिक कार्यों के लिए सरकारी बैंक की भूमिका निभाने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1920 ईस्वी में। तीसरे स्तर पर ब्रिटिश या विदेशी एक्सचेंज बैंक थे और चौथे स्तर पर जॉइंट स्टॉक बैंक या भारत में पंजीकृत निजी बैंक थे। इसमें कुछ जो गुजराती व्यापारी थे, उन्हें अपने पैतृक महाजन वगैरह जो थे, उन्होंने अपने निजी व्यवसायों में जो है सो कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी। तो इस तरह से उन्होंने जॉइंट स्टॉक बैंक जो है सो स्थापित किए थे चौथे स्तर पर। अब भारतीय पूंजी वाले बैंक सिर्फ जॉइंट स्टॉक बैंक ही थे। 1913 तक विदेशी बैंकों के पास बैंकों की कुल जमा राशि का 3/4 तथा भारतीय बैंकों के पास मात्र 1/4 हिस्सा ही था। इस काल में भारत में पूंजी निवेश से भारत के औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, विशेष करके प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में।
अतः भारतीय पूंजी पर नियंत्रण एवं औद्योगिक विकास पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली स्थापित की गई, जो विभिन्न उद्योगों एवं कल कारखानों के संचालन को अपने नियंत्रण में रखती थी। एंड्री चूल एंड कंपनी तथा जॉर्डन एंड स्किनर कुछ महत्वपूर्ण मैनेजिंग फर्म थे। इनका काम था कि जो भारतीय पूंजी से जो उद्योग स्थापित हों वह किसी भी रूप में ब्रिटिश उद्योगों के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर नहीं सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नीतियां थीं इस चरण की। भारत में जैसे जैसे पूंजी निवेश बढ़ता गया, इस पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने के प्रयास भी किए गए। इस क्रम में प्रतिक्रियावादी ताकतों से हाथ मिला करके राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करने का प्रयास भी किया गया। हिंदू मुसलमान किए गए, मुसलमानों को जो है सो प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के अगेंस्ट इनको खड़ा किया गया। जाति, इतिहास, धर्म, संस्कृति एवं सामाजिक संगठन ऐसे तत्वों के रूप में उद्धृत किए गए जिससे भारतीयों को स्वशासन एवं प्रजातंत्र के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जाए। स्वशासन के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने की सारी बातें अब समाप्त हो गई थीं। इस प्रकार उपनिवेशवाद के इस तीसरे चरण में भारत सही अर्थों में ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन गया। भारत ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार था, कच्चे माल एवं खाद्यान्नों का स्रोत था तथा ब्रिटिश पूंजी विनियोजन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। भारत की यातायात व्यवस्था, उद्योग प्रणाली, खान, विदेशी व्यापार, जहाजरानी, बैंकिंग सभी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास के प्रति निर्देशित थे या समर्पित थे। इसका परिणाम हुआ कि ब्रिटेन दिनों दिन प्रगति करता गया और भारत पिछड़ता गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।